ये सवाल सिर्फ एक चैनल की न्यूज एंकर के तौर पर नहीं, पॉलिटिक्स के विद्यार्थी के तौर पर भी आपसे समझना चाहती हूँ। देखिए, आपका इतना लंबा राजनीतिक करियर है, 44 साल, आपने परिवर्तन होते हुए देखा है राजनीति में। आप जैसे पढ़े लिखे नेता, आप हों, शशि थरूर हो, चिदम्बरम हो, मैं बीजेपी की भी बात कर लूं, निर्मला सीतारमण है, जयशंकर है, अश्विनी वैष्णव है, एक लंबी फहरिस्त है ऐसे नेताओं की। आप लोगों को तो ऐसी जमीन एक तैयार करनी चाहिए जिससे आने वाली भावी पीढ़ी जो राजनीति करती है वो जाति भेद में ना पड़ के बल्कि डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स के बारे में बात करे, सोशल स्टेटस के बारे में बात करे। जाति की बात क्यों हो कि कोई मिश्रा हो या कोई तिवारी हो, कोई जोशी हो या मोदी हो, बघेल हो, इसकी क्या जरूरत है राजनीति में? सामने लोग बैठे हैं, अगर इसी तरह देश आपके सामने बैठा है, भारत माता किस किस को मिला के कितने उससे बनी है, ये जानना क्या कोई भी गलत होगा? हमें ये तो पता लगे कि किस जाति का कौन कितना पिछड़ा रह गया। और हम अगर संपूर्ण भारत की बात, मैं संपूर्ण भारत की कर रहा हूं, अगर उसे आगे बढ़ाना है तो जो पीछे छूट रहा है उसे सहारा देना पड़ेगा। भारत बढ़े आगे, कुछ लोग आगे ना बढ़े। अब जैसे आज हो रहा है मोदी सरकार में, 14 लोगों के घरानों में देश की 70% संपत्ति सिमट कर रह गई और बाकी लोग जो हैं वो पीछे होते जा रहे हैं। गरीबी रेखा के नीचे 22% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। और जबकि या तो ये होता है ना कि इंडेक्स नीचे जाने लगे तो बदल दो, मोदी सरकार में ही बदला गया, फिर बदला गया, उसके बाद भी 22% लोग नीचे आए। तो ये नहीं अगर हम जानेंगे कि कितने प्रतिशत लोग आगे बढ़े, कितने पीछे आए, कितने गरीबी के ऊपर गए, तो हम देश के भविष्य का संसाधन के अनुसार से सपना कैसे देखेंगे, उसे पूरा कैसे करेंगे? आपकी बात ये सही हो सकती है, तो फिर कांग्रेस ने ये नारा क्यों दिया था, न जात पे न पात पे मुहर लगेगी हाथ पे? या तो तब वो नारा गलत था या फिर आज राजनीति हो रही है? अगर आप उसे चुनाव के दृष्टिकोण से जोड़ देंगी तो सही होगा, पर जिस तरह भारत तोड़ा जा रहा है आज धर्म के नाम पर, अब मैं इसे जितना कहेंगे उतना विस्तार में जाऊंगा। चुनाव की आचार संहिता लागू है, जब सरकार आमादा हो कि देश को बांटे, तो उस समय हमारा नारा कल भी प्रासंगिक था, जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। माफ कीजिएगा, मैंने इस्तेमाल कर लिया आपके मंच को हाथ के लिए, पर नारा पूरा पढ़ दिया मैंने। तो हम जाति धर्म के आधार पर राजनीति हो इसके पक्षधर नहीं है। और ये जो हम बात करते हैं सामाजिक जनगणना की, तो वो चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं, भारत देश के लिए करते हैं, यही फर्क है। हम थोड़ी राजनीतिक चर्चा राष्ट्रीय फलक पर लेकर आ गए हैं, चूंकि जातिगत जनगणना की चर्चा के साथ साथ इंडिया अलायंस की सेहत कैसी है, प्रमोद तिवारी जी? इंडिया अलायंस आज देश की जरूरत है, देश को बचाना है, लोकतंत्र को, संविधान को, लोकतांत्रिक संस्थाओं को, भारत के गरीबों को। तो इंडिया आज वक्त की जरूरत है। जो हमारे बटे हुए वोट हैं एक हों। क्या था पिछले चुनाव में 37.8% पाके बीजेपी ने शासन किया 5 साल, उसके पहले 31.8% पाके किया। तो अगर हम राजनैतिक रूप से, जब लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ बाहर से नेता कम आ रहे हैं, ईडी सीबीआई छत्तीसगढ़ में ज्यादा आ रही है, जब इस तरह दुरुपयोग हो रहा हो संस्थाओं का, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, ये ऐसे काम कर रही हैं जैसे भाजपा के फ्रंटल संगठन करते हैं। उनके लिए जो जहां से बोले आप उसके खिलाफ चले, और आप पर कोई चेक नहीं, आप पर कोई लगाम नहीं, तो उस समय सबको एक होना पड़ेगा और एक अघोषित, मैं अघोषित शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, जो तानाशाही आई है, इससे लड़ना पड़ेगा। और इसीलिए हम एक हैं। सेहत सबकी ठीक रहती है, इंडिया की भी ठीक है। हाँ, सीजनल बुखार उखार तो आता रहता है, थोड़ी हरारत होती रहती है, पर बड़े उद्देश्य के लिए हम सब तय है और हम सब मिलकर लड़ेंगे। आपने कहा मौसम बदलता रहता है, फ्लू आता रहता है, अखिलेश यादव का बयान क्या वही सीजनल फ्लू था? देखिए, अगर बयानबाजी ना हो तो राजनीति फिर ठंडी पड़ जाती है।
तो बयानबाजी चलने दीजिए, लोगों को भ्रम में रहने दीजिए। अखिलेश जी ने अभी 2 दिन पहले कहा है इंडिया मजबूत था, इंडिया मजबूत है, इंडिया मिलकर लड़ेगा और भाजपा को हराएगा। अखिलेश यादव के इस बयान को याद रखिए, और कांग्रेस का भी यही बयान है। तो हम दोनों इस मामले में कि पार्लियामेंट का चुनाव पूरी ताकत से एक साथ मिलकर लड़ेंगे।